नमस्ते बाबू, कैसे हैं आप सब। मैं आपके बीच अमरजीत सर, रघुनाथपुर। ये मैं क्लास आपके बीच रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्डेड क्लास के मतलब काम उतना ही होता है, केवल ये चीज़ रहता है रिकॉर्ड में कि रिकॉर्ड करके आपके क्लास को मैं दिया हूँ। आगे के दिन से क्लास आपको लाइव ही दूंगा। कुछ समय का किल्लत है इसलिए आपके बीच नहीं दे सका। जैसा कि पहले वाले क्लास में हम लोग जितनी भी जानकारी दिए थे, आप लोग उसका वीडियो देख सकते हैं, क्लास देख सकते हैं, अच्छे ढंग से आपके बीच में दिया हूँ। आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करूंगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस पर मैं काम करूंगा। तो सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे कि 9th क्लास के अंदर में आपकी बीच जानकारी मिली होगी एक चर के बारे में। एक चर के मतलब होता है एक्स या वाई, इस रूप में मिला होगा समीकरण। समीकरण के मतलब जानते ही होंगे कि समीकरण किसको कहते हैं। बीजीय व्यंजक में अगर बराबर का चिन्ह लगा दिया जाए तो समीकरण कहलाता है। और बीजीय व्यंजक होता क्या है, बीजीय व्यंजक जोड़ और घटाव और चर और अचर को मिलाकर बनाए जाते हैं। लेकिन अंतर इसमें होता है समीकरण में कि उसमें बराबर का चिन्ह लगा दिया जाता है तो समीकरण बन जाता है। तो एक चर की जानकारी आपके 9th क्लास में मिली हुई है। अब यहाँ पर 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ किसी भी क्लास के लिए, किसी भी क्लास के बच्चे के लिए, कि बाबू आप अगर पीछे की क्लास को थोड़ा सा अगर भूल जाएंगे तो आपकी आगे क्लास थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये मैं समझ सकता हूँ, आप लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक चर पिछले क्लास में मिला है और दो चर आज हम लोग को पढ़ना है 10 क्लास में। तो दो चर वाले समीकरण जो है एक प्रकार से बीजगणित के अंदर आता है। इसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछेगा। तो ये मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है 10th क्लास में है। तो आइए हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दो चर बताया गया, दो मैंने दो चर, चर के मतलब होता है वैसी राशि जो ज्ञात न हो, जो ज्ञात न हो मतलब जिसका मान ज्ञात नहीं है, अज्ञात, ठीक है। और अचर के मतलब क्या होता है, जो ज्ञात हो, जिसका मान निकला हुआ है, जिसका मान निर्धारित है, जो बदलता नहीं है। तो इस तरह से हम आपके बीच कुछ चाहेंगे कि कुछ जानकारी आपको दे दें, इसके बाद हम काम करूं आगे। यहां पे ध्यान देना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अर्थ क्या हुआ, तो यहां देखिए ध्यान से। पहला तो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इस बात पे बात करेंगे सबसे पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की अगर बात करते हैं बाबू, तो समझना ये चीज है कि दो चर वाले की मतलब क्या हुआ, यदि कोई समीकरण x, y में, यदि कोई समीकरण x, y में हो तो वह दो चर वाले समीकरण कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा, बहुत छोटा परिभाषा आपके बीच दिया हूं। जैसे इसके बारे में समझेंगे कि मैं बोला हूं कि यदि कोई समीकरण, यहां पे कोई होगा, यदि कोई समीकरण x, y में हो तो वह दो चर वाले समीकरण कहलाता है, ठीक है। इसका व्यापक रूप मैं बता देता हूं। व्यापक रूप इसका कैसा होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, यह ध्यान देना है। व्यापक रूप होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जहां समझ में आना चाहिए, जहां a
कॉमा बी कॉमा सी वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहां मैं बता दिया कि ए बी सी क्या है, तो वास्तविक संख्या है, तथा ए कॉमा ए बराबर नॉट जीरो कॉमा बी बराबर नॉट जीरो। ठीक है, ये थ्योरी नहीं है, ये व्यापक रूप हो गया कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण बनेगा तो इसी रूप का होगा, इसी पर होगा। अब इसके मैं जैसे आपके बीच में दे देता हूं, जैसे समझिए, जैसे समझना मूल चीज है, जैसे, क्योंकि जैसे से आपको जानकारी पता चलेगा। जैसे मैं यहां पे लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें चर किसको हम बोलेंगे, चर के मतलब होता क्या है, चर के मतलब आप समझ में आना चाहिए चर क्या है इसमें। तो चर जो है, चर x, y है। ठीक है, और अचर क्या है, अचर आपके बीच इसमें क्या है, अचर बराबर हो जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, चर और अचर भी मैं बता दिया। चर के मतलब होता है एक प्रकार से अज्ञात, चर के मतलब होता है एक प्रकार से अज्ञात, अज्ञात, चर के मतलब अज्ञात, और अचर के मतलब होता है ज्ञात। ठीक है, ज्ञात है, ये ज्ञात के मतलब इसका मान निर्धारित दिया गया है। अज्ञात को चर बोलते हैं और अचर को ज्ञात बोलते हैं। ज्ञात मैंने 2, 3, 4 लिखा हुआ है। तो ये चीज आपके बीच, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हुआ। ये चीज को हम लोग को समझना चाहिए। अगर हम समझते हैं तो हमारी आगे की क्लास जो होगी अच्छी होगी और इससे हम बहुत अच्छे जानकार हो सकते हैं और हमको चैप्टर के क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगी। व्यापक रूप ध्यान देना होगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी माइनस प्लस कुछ भी दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज हो गया। और समीकरण एक उदाहरण जैसे दे दिया, एक उदाहरण और ले लीजिए। कहीं इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर उदाहरण और ले सकते हैं। x माइनस 5y माइनस 3 बराबर 0। और उदाहरण ले सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इत्यादि डाल सकते हैं इस जगह, इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, इसलिए इत्यादि डालिए। समझ में आया? तो इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये हो गया आपके बीच, और ये आपके जानकारी बनाएगा और ये आपको इतना समझ में इसमें आना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि अगला स्टेप हमारा होगा, वो अगला स्टेप हो रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो हमारे क्लास के अंदर में पढ़ना है वो चीज हमको पढ़ना क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा बाबू, यहाँ इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा बन रहा है, अगला टॉपिक हमारा बन रहा है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ कुछ भी नहीं है, विशेष कुछ भी नहीं, केवल समझना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म के मतलब हो गया कि दो चर में दो समीकरण, ध्यान दीजिएगा, दो चर में दो समीकरण को, दो चर में दो समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसका व्यापक रूप जानिए। व्यापक रूप इसका कैसा होगा, व्यापक रूप ध्यान दीजिएगा, इसका व्यापक रूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह ध्यान देना होगा। इसमें चर क्या होगा, तो चर समझते ही होंगे,
चर बराबर x, y है। अचर क्या होगा? अचर के मतलब क्या हुआ? तो चर तो यहाँ पर x, y, यहाँ पर चर छोड़िए अभी, जैसे मैं आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर क्या है? जहां a1, b1, c1, a1, b1, c1, a2, b2, c2 वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। तथा मैं बात करूंगा, तथा a1 बराबर नॉट 0, b1 बराबर नॉट 0, a2 बराबर नॉट 0, b2 बराबर नॉट 0। इस प्रकार से समझ पाए कि a1 का मान 0 नहीं होना चाहिए, b1 का मान 0 नहीं होना चाहिए, a2 का मान 0 नहीं होना चाहिए, b2 का मान 0 नहीं होना चाहिए। इससे मतलब क्या हुआ कि अगर a1 का मान 0 बने, b2 का मान 0 बने, b1 का मान 0 बने, तो ये जो है अचर हो जाएगा। अचर का मतलब ये सब 0 बन जाएगा, तो केवल अचर बचेगा। यहाँ पर अचर बराबर 0 बचेगा, कोई समीकरण के रूप में नहीं आएगा, अचर के रूप में आ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर 2 चर वाले समीकरण के रूप में देखना है। तो यहाँ पर ये चीज आपके समझ में आया होगा। अब जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे में यही मूल चीज है, समझ में आएगा, इसी से समझ में हमें आएगा। जैसे हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, या x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, एक समीकरण हुआ। ये 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण युग्म हुआ। कॉमा दे सकते हैं, इसके बाद कॉमा पे और ले सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं उदाहरण, ये आपके बस की चीज है, कोई इसमें मेरा कोई सोचने का चीज नहीं है। जितना उदाहरण चाहे ले सकते हैं, कॉमा और ले सकते हैं, 2x प्लस कुछ भी ले सकते हैं, 1/2i प्लस 2 बराबर 0, और 3x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 इत्यादि। ये क्या देखें, ये मैंने अभी आपके बीच बताया कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप तो ये होता है, इसी रूप में ये बैठा हुआ है, इसको ध्यान देना होगा। और इसी रूप में ये समीकरण होता है। ऐसे समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे कि मतलब 2 चर में 2 समीकरण को 2 चर में 2 समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप में बता दिया किसी रूप का रहेगा। और यहाँ पर ये नोट हो गया कि मतलब इसका शर्त है, कुछ भाषा है कि इसमें 0 होगा तो ये मान व्यापक नहीं बन पाएगा और ये अचर बच जाएगा, चर नहीं रहेगा। तो इसलिए इतनी जानकारी हमको जरूर जानना है इसमें। और चर क्या है, अचर क्या है, अब मैं बता देता हूँ इसमें चर किसको कहते हैं और अचर क्या है। तो देखिए चर इसमें क्या है, चर बराबर आपके बीच मालूम होगा एक्स वाई होगा, और अचर तो आपके बीच मालूम है। चर के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, चर एक्स वाई को कहते हैं। और इसी को हम लोग अज्ञात भी बोलते हैं। अज्ञात मतलब ज्ञात नहीं है, अज्ञात के मतलब इसका मान मालूम नहीं है। तो ऐसे चीज को हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इतना चीज आपको जानना है, इसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। इतना जरूरी है, मुझे जानना चाहिए 9th क्लास के बेस के अनुसार से। तो 9th क्लास में सिंगल पढ़े हैं हम लोग, एक वाले पढ़े हैं, 10th में डबल पढ़ेंगे और डबल के बारे में हम लोग काम करेंगे। अब मैं चलूंगा आपके बीच प्रश्नावली को ऊपर लेकर चलता हूं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी चैप्टर होगी प्रश्नावली में क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हमारे प्रश्नावली के क्वेश्चन होगा 3.1। ये क्वेश्चन आपके बीच दिखाई देता होगा, एक इस पे वीडियो गया है, लेकिन उस समय क्वेश्चन मेरे बीच नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बना भी दिया था लेकिन बताया भी था। लेकिन ध्यान देने की चीज है यहाँ पर। अब जैसा कि प्रश्न है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है,
ये हमारे बीच क्या दिया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैंने तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, आफ्ताब अपनी लड़की से बोलता है कि तुम्हारा बेटी उम्र जो है 7 वर्ष पहले हमारे उम्र का तुम 7 गुना अपना उम्र को करोगी तो मैं दुगुना हो जाऊंगा। समझ गए? आफ्ताब अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैंने 7 साल पहले यदि तुम्हारे उम्र के दुगुना किया जाए, तुम्हारे उम्र के दुगुना किया जाए तो तुम मेरे बराबर होगी। फिर पुनः बोलता है आफ्ताब कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति का हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और वो बीजगणित के रूप में होना चाहिए। ये बीजगणित के चैप्टर भी है, इसको बीजगणित में हम लोग देखते भी हैं और उसके बाद इसका ग्राफ भी व्यक्त कीजिए, ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। लेकिन आपके बीच इसका आंसर जो आएगा किताब के अंदर में जो आएगा केवल बीजगणितीय रूप में रहेगा, ग्राफीय रूप में नहीं रहेगा। तो ये मैं बना दूंगा, मैं दोनों रूप में दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मुझे मालूम नहीं है आफ्ताब की उम्र, मुझे मालूम नहीं है किसी का उम्र मालूम नहीं है मुझे। आफ्ताब के उम्र भी मालूम नहीं है, पुत्री आफ्ताब और पुत्री दोनों का उम्र नहीं मालूम है। तो मैं इस चीज को क्या करूंगा, मानूंगा। क्या मानूंगा? क्वेश्चन नंबर हल डाल देते हैं, हल के बाद स्टार्टिंग करते हैं। माना कि आफ्ताब, ठीक है, माना कि आफ्ताब का वर्तमान, माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कंसेप्ट को समझ में आया? मैंने एक्स वाई पे बनाऊंगा इसलिए x माना। माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्री का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न से। जो शर्त मुझे दिया गया है उस शर्त पर ध्यान देंगे। प्रश्न में दिया गया है कि 7 वर्ष पूर्व, तो देखिए ध्यान से, 2 टॉपिक पे थोड़ी से ध्यान दीजिएगा। जब भी पूर्व आपको दिया जाएगा, पूर्व या पहले दिया जाएगा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। पूर्व और पहले देगा उम्र तो घटाते हैं, और पश्चात या बाद देगा तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये बात को ध्यान होना चाहिए, बाद में जोड़ते हैं और बाद में और पश्चात में जोड़ते हैं और पूर्व और पहले में घटाते हैं। ये आपको ध्यान देने की चीज है। अगर ये नजर में रहेगा तभी आप इसको समीकरण के रूप में चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व लिखा गया है, 7 साल पूर्व लिखा गया, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पर ध्यान देने की चीज ये है कि 7 वर्ष पूर्व की बात है, तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ। 7 वर्ष पूर्व में जब जाएंगे तो आफ्ताब के अभी आयु x है, तो 7 वर्ष पहले जाऊंगा बाबू तो x - 7 हो जाएगा। उसी प्रकार पुत्री का वर्तमान आयु y है, तो इसका 7 साल पहले जाऊंगा तो y - 7 हो जाएगा। लेकिन एक शर्त डाला गया है इसमें कि 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कहता है कि 7 साल पहले बेटी तुम्हारा उम्र 7 साल पहले अगर 7 गुना किया जाएगा तो तुम मेरे बराबर होगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग 7 से गुना करेंगे। अब इसको हम समीकरण के रूप में बदल देंगे। ये ध्यान देने की चीज है। x - 7 बराबर 7y - 49 गुना किए हैं। इसके बाद सजातीय को ले जाते हैं पास में, इसको इधर लाते हैं 7y - 7, उसको भी इधर ला सकते हैं, उधर भी ले जा सकते हैं। तो इधर लाएंगे तब +49 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर इसलिए x - 7y माइनस प्लस कितना हो जाएगा 42 बराबर 0।
ये एक समीकरण हो गया, एक पार्ट हो गया। एक बार जो इन्होंने बोला है कि 7 साल पहले आयु, तो 7 साल पहले आयु की बात जो की गई है उससे एक समीकरण बन गया, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, एक समीकरण हो गया जैसा कि मैं पहले पढ़ा हूं। और इसके बाद मैं बात करूंगा दूसरा टॉपिक पे। दूसरा बात पर क्या कहा गया है, दूसरा टॉपिक पे कहा गया है, पुनः लेते हैं, ठीक है, पुनः लेते हैं। पुनः कहा गया कथन में कि अब से 3 वर्ष बाद ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद में आएंगे तो जोड़ेंगे x प्लस 3, इसके बाद बराबर y प्लस 3। और क्या कहता है, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी, तो इसमें हमको गुना से करना होगा, गुना 3 से करना होगा। आफ्ताब कहता है कि 3 साल के बाद तुम्हारी आयु जो होगी 3 गुना करेगी तो मेरे बराबर होगी, जैसा कि आपको अलग हट के अंक से दिखाया हूं। आगे बढ़ाइए, तो आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3y प्लस 9, या x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 बराबर 0। इसलिए x माइनस 3y और हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। 2 समीकरण आ गया, एक प्रकार से इस बीजगणितीय रूप में आपके आ गया है। अब इसको मैं विशेष कुछ नहीं करूंगा, अतः पर इसको आंसर दे देता हूं आपके बीच, आंसर आपके बीच लिख दूंगा। अतः बीज गणितीय, ठीक है, अतः आपके बीच लिखा हुआ है बीजगणितीय रूप में समीकरण क्या होगा। 2 चीज आपके बीच आया है, x आया है, एक आपके बीच आया है, उस चीज को देख सकते हैं, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, और एक आया है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। यही आपके बीच बाबू आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एक क्वेश्चन का आंसर तो आपके बीच उपलब्ध हो गया, ये आंसर हो गया, ऐसा आपकी ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन अभी इसमें कुछ काम है, इसमें काम ये है कि ये पूछता है ग्राफीय विधि से, लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफीय विधि, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके बीच लिखा हुआ है ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभी तो मैंने निकाला समीकरण रूप में, समीकरण रूप में निकाल दिया, 2 चर में निकाल दिया, लेकिन अब मैं इसको निकालूंगा किस रूप में, तो ग्राफीय रूप में। तो पुनः मैं प्रश्नानुसार से चलूंगा, पुनः प्रश्नानुसार से चलूंगा तो मैं इसको बना सकता हूं। पुनः पे बात करते हैं, पुनः हमारे बीच दिया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। पुनः पुनः ग्राफीय रूप से, ठीक है, ग्राफीय रूप से अब मैं काम करूंगा। समीकरण क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, और एक है डॉट डॉट, समीकरण इसको एक कर देंगे, और एक समीकरण है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण इसको मैं 2 कर दूंगा। जैसा कि आपके बीच समीकरण 42 ही है, मैं देख लेता हूं इसमें आपका समीकरण आया है, क्या चीज इसमें आया है, समीकरण इसमें आपके बीच एक समीकरण हमारे बीच आया है, हाँ, x माइनस प्लस 7 प्लस 42, इसमें हमारे बीच आया है समीकरण प्लस 42, ठीक है, तो प्लस 42 आया है। अब हम लोग जहाँ थे प्लस 42 जहाँ हम लोग बना रहे थे उस पर देखते हैं, प्लस 42 ही है, ठीक है। मेरे को ये समीकरण देखना था कि इसमें पहला वाला में क्या था। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं करूँगा समीकरण 1 से, यही ध्यान देना है, 1 से, यदि 1 को मैं लूंगा तो डायरेक्ट लिख सकता हूं x
42 प्लस में है, 42 प्लस में तो दाहिने जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस में 7 है तो दाहिने जाएगा तो प्लस होगा। तो 7वां पहले कर देंगे और माइनस 42 करेंगे। अब इसके द्वारा मैं मान निकालूंगा x का 2 गो, जब y बराबर 0 तो x बराबर क्या हो सकता है समझते होंगे, 7 गुने 0, या बड़ा मान लगा दीजिए, छोटा मान पे कम हो रहा है, यहाँ पर छोटा मान कम कर रहा। तो अगर यहाँ पर मैंने 6 लगा देता हूँ, y बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 7 गुने 6 माइनस 42 बराबर 42 माइनस 42 बराबर 0। समझ में आया? यदि हम y का मान 6 लिए हैं तो x का मान लगा दीजिएगा, तो आपके बीच y का मान 6 ले तो x का मान निकल गया। एक और लगाएंगे, 2 मान कम से कम हमें जरूरत पड़ता है। y बराबर अब की बार लगा देते हैं, छोटा मान लगाइए बड़ा मान लगाइए, उससे कोई दिक्कत है, 7 लगा दीजिए। तो x बराबर 7 गुने 7 माइनस 42 बराबर क्या हो जाएगा 49, 49 माइनस हो जाएगा 42, 49 माइनस 42 बराबर आप समझते होंगे 7 हो जाएगा। इस प्रकार से डब्बा में मान हम प्राप्त कर लेते हैं। हमारे बीच यहाँ पर 2 मान प्राप्त हो गया। हमको कम से कम 2 मान की आवश्यकता होगी x और 2 मान की आवश्यकता होगी y। ये इतना काम हमें करना पड़ेगा। यदि हम काम करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, हम इस चीज को समझ पाएंगे। तो x, y हो जाएगा। x का मान यहाँ पर आया है पहला वाला में 0, y का मान कितना लगाया 6, तो बिंदु क्या होगा 0,6 हो जाएगा। x का मान यहाँ पर 7 आया है, y का भी मान 7 है, तो बिंदु कितना होगा 7,7 हो गया। तो ये पहला समीकरण के ग्राफ हो गया। यही काम पुनः दूसरा समीकरण पे हम करेंगे, इसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, पुनः काम करते हैं, इस चीज को देखिएगा, पुनः काम करेंगे तो पुनः इस पे स्थिति आ जाते हैं। पुनः लेते हैं, पुनः समीकरण 2 से, इसका मतलब है कि डायरेक्ट समीकरण 2 लेंगे तो क्या होगा, यहां से आएंगे तो x बराबर हो जाएगा, माइनस में 6 है तब प्लस हो जाएगा, माइनस में 3 है तब प्लस हो जाएगा। अब वही पोजीशन आ गया, इसमें भी y का मान लगाएंगे। जब y का मान लगाएंगे तो इसके बाद यहां पे पार्ट आ जाइएगा, इस पार्ट से समझिएगा। यहां पर आएंगे तो क्या होगा, जब y बराबर 0 तो x बराबर 6 प्लस 3 गुना 0 बराबर 6, समझते होंगे। जब y बराबर कुछ भी लगा सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं। जब y बराबर 3 है, 1 लगाएंगे 1, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुने 1 बराबर 9। अब आपके इसके बीच ध्यान देने की चीज है, ध्यान देने की ये चीज है कि समझ में आना चाहिए ये क्या मैं काम कर रहा हूँ, किस पे मैं काम कर रहा हूँ और किस प्रकार से मुझे समझ में आना चाहिए। इसमें भी x और y, x, y, x का मान आपके बीच कितना है 6 आया है, तो y का मान कितना था तो 0 था, तो बिंदु कितना हो जाए 6 पे 0 हो जाएगा। x का मान इसमें 9 आया है, y का मान 1 था, तो यह हो जाएगा 9,1। इस प्रकार से हमारे बीच मान आ गया। अब इस चीज को मैं ग्राफ की खींचूंगा, ग्राफ खींचने के बाद ही मेरे को समझ में आएगा कि क्वेश्चन बना या नहीं बना। ये काम ग्राफीय विधि से करना पड़ेगा बाबू। ग्राफीय विधि के लिए ये चीज ध्यान देना होगा, ग्राफीय विधि के टॉपिक पे। अब इस चीज को मैं ग्राफ खींच देता हूँ, तो ग्राफ में खींचूंगा तो देखिए सबसे ज्यादा मान x में 9 है और y में सबसे ज्यादा 7 है। ठीक है, माइनस में नहीं है, तो हमको x में सबसे अधिक 9 लेना है और y में 7 लेना हो। कम से कम 2 मान चाहिए, x का 2 मान y के, ये बिंदु पॉइंट है। 6 और 0 और 9 और 1 और यहाँ पे 6 0 6 और 7 7। तो आइए नेक्स्ट बार ग्राफ में खींचता हूँ, ग्राफ खींचूंगा। इस चीज को देखना होगा, ग्राफ खींची जाएगी तभी ये चीज हम लोग का लाइनिंग समझ में आएगा। बिना ग्राफ खींचे हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ग्राफ हम लोग खींचते हैं। तो
तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे ग्राफ का।